हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू कंसेप्ट मेंटर। इस चैनल पे आपको क्लास 10th सीबीएसई की इंग्लिश, एसएसटी, मैथ और साइंस, इन सभी चीज़ों की आपकी तैयारी कराई जाएगी। और साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही वेल रिसर्च करने के बाद ही ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी और आपको एमसीक्यूज भी सोल्व कराए जाएंगे। आपके जो कुछ एग्जाम हो चुके हैं और आपको जो इंग्लिश के एग्जाम में भी बाकी है, तो मैं आशा करता हूं कि आपका बहुत शानदार एग्जाम होंगे। और इंग्लिश में कुछ इस तरीके से आपको भी पढ़ाया जाएगा कि इंग्लिश के अंदर आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आपको केवल इन वीडियोस को बार बार देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और कोई भी डाउट हो और कोई भी बात हो तो आप कृपया बिना हेजिटेशन के आप अपने जो व्यूज है आप बता सकते हैं, ईमेल भेज के बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके डेफिनेशन देखते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में द वर्ब जो क्रिया है मस्ट एग्री, वैसी ही होनी चाहिए विद द सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या निकला कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के एग्री करेंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की द वर्ब यूज्ड, जो वर्ब यूज कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू ए पर्सन, सेंटेंस में पर्सन के हिसाब से एंड नंबर, और उसके नंबर के हिसाब से होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बिल्कुल सिंपल है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही है, शी है, इट है, राम है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या आएगी? जैसे इज, और जैसे हैज, और देखिए जैसे हैव, ये सिंगुलर वर्ब है। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जो लगता है ये भी सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। और साथ में हम देखते हैं कि यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे वी और यू और दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब क्या होती है? जैसे आर, जैसे हैव, और देखिए वर्ब। तो आर हैव वर्ब, ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको भी प्लूरल माना जाता है। तो हमने क्या देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। इसी को सब्जेक्ट वर्ब कहते हैं। एग्जाम में वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। और एक चीज आपको ये और ध्यान देना है कि जो कुछ भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा वो तो रिसर्च करने के बाद पढ़ाया जा रहा है, तो आप इन चीजों को गौर से देखिए। आगे देखते हैं। अब जो मैंने बात बताई उस बात को ध्यान में रखते हुए इस सेंटेंस को देखिए कि ही कम्स, वह आता है, और दे कम, वे आते हैं। तो जब मैंने यहां पे ही यूज किया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आने के बाद यहां पे एस आ गया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का नियम ये कहता है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ही एस आएगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो दे है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए केवल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई। तो मतलब क्या निकला? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो ही सिंगुलर, तो कम में एस लगाने से सिंगुलर बन गया, तो वर्ब भी सिंगुलर। ऐसे दे कम, तो दे प्लूरल, तो वर्ब कम भी प्लूरल। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। जो मैंने बात बताई वही बात है। आगे चलते हैं कि अब देखते हैं कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है। तो अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि इज, हैज, वॉज, ये सिंगुलर वर्ब है, और आर और हैव और वर ये प्लूरल वर्ब है। और साथ में एक चीज जो अक्सर विद्यार्थी भूल जाते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि एस लग गया तो वो सिंगुलर वर्ब मानी जाएगी, और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल वर्ब मानी जाती है। और ये रूल जो है प्रेजेंट सिंपल का रूल भी कहते हैं इसको, ठीक है।
अब देखते हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी कि नाउन में जब एस ई एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है। जैसे मैं ऐसे लिखूं कि कैट, कैट में एस लगाऊं तो कैट्स प्लूरल हो गया। मैं लिखूं वॉच, वॉच का मतलब घड़ी, वॉच में ई एस लगाऊं तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो नाउन में एस ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। जैसे कम एक वर्ब है, ये प्लूरल है, यदि इसमें मैंने एस लगा दिया तो ये सिंगुलर हो जाएगी। जैसे गो एक वर्ब है, प्लूरल है, और इसमें एस ई एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो जाएगी। तो नाउन में एस ई एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाती है, लेकिन वर्ब में एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो ये तो प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब, गो प्लूरल और गोज सिंगुलर, इस बात का ध्यान देना है। साथ में एक चीज और देखिए कि नाउन में एस एस लगाते हैं तो प्लूरल नाउन हो जाती है, नाउन बिकम प्लूरल व्हेन एस और एस इज एडेड। और वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर नाउन हो जाती है, वर्ब बिकम्स ए सिंगुलर विद एस इज एडेड। तो वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब हो जाती है। और इस चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये बात हमेशा बार बार काम आएगी। मैं आपको बार बार ये बोलूंगा कि सिंगुलर वर्ब ये होती है, तो आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब होती क्या है, प्लूरल वर्ब क्या होती है। आगे चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या क्या कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, यदि दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए बाय एंड के द्वारा, प्लूरल वर्ब विल बी यूज, तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। एक सिंपल सी बात है कि एंड का मतलब होता है और जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। और इंग्लिश में दो का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा होते प्लूरल हो जाता है। तो ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी देखो प्लूरल आ गई। कैसे, राम एंड श्याम आर कमिंग, राम और श्याम आ रहे, तो ये तो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट और ये हो गया प्लूरल वर्ब। तो सेम वही बात कि यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, एंड से, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो आर यहां पे प्लूरल वर्ब है। आगे देखते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि इफ टू और मोर देन टू नाउन्स, दो या दो से ज्यादा नाउन आर एडजेक्टिव हो, आर ज्वाइंड बाय एंड से जुड़े हो, बट ओनली पर्सन और थिंग और आइडिया इज डिस्कस्ड, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। सिंपल शब्दों में हम बोले कि हमेशा हमें ऐसे नहीं मानना है कि एंड से जुड़ने के बाद हमेशा चीजें दो ही बनती है, ऐसी बात नहीं है। कई बार कुछ नाउन दो या दो से ज्यादा हो सकती है और एंड से भी जुड़ सकती है, लेकिन वो एक ही चीज, क्या फोकस करना है, वो एक ही चीज या फिर वो एक ही आइडिया को बताती है, इस कारण से उसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये है कि माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, फिलोसफर, जो फिलोसफर भी है दार्शनिक भी है। माय फ्रेंड मेरा दोस्त, फिलोसफर जो फिलोसफर भी है, एंड गाइड और गाइड पथ प्रदर्शक भी है, हैव कम आ चुका है। असलियत में गौर करो तो ये एंड आने से एक भ्रम उत्पन्न होता है कि एक तो मेरा दोस्त हो गया और दूसरा एक फिलोसोफर हो गया और तीसरा गाइड हो गया, तो ये तीन तीन आदमी हो गए, तो तीन आदमी के कारण है बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन असलियत में एक मेरा दोस्त है जो फिलोसोफर भी है और साथ में वो गाइड भी है। एक आदमी में एक से ज्यादा गुण हो सकते हैं, एक आदमी एक से ज्यादा पद संभाल सकता है। वही ऐसी बात है कि दोस्त मेरा एक ही है लेकिन वो फिलोसोफर भी है, वो गाइड भी है, तो दोस्त तो एक ही हुआ ना। तो माय फ्रेंड एक ही है, इस कारण से यहाँ पे हैव न आके इस जगह क्या आना चाहिए, इस जगह आना चाहिए हैज आने से ही ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अभी क्या करना है, चेंज हैव टू हैज, इस हैव को हटा के हैज लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैव है प्लूरल और हैज है सिंगुलर। अब इस बात को और आगे देखते हैं कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब देखो एंड लगने से एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि स्लो एक चीज और स्टडी दूसरी चीज, तो ये दो चीज हो गई और दो चीज आने पे वर्ब प्लूरल आती है और ये विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो प्लूरल है। अभी ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि हमने इस चीज को प्लूरल मान लिया इस एंड के आने के कारण। असलियत में गौर करें स्लो एंड स्टडी का मतलब क्या है। स्लो एंड स्टडी का मतलब क्या है, वह व्यक्ति जो धीरे लेकिन लगातार चलता है। स्लो एंड स्टडी का मतलब क्या है, वह व्यक्ति जो धीरे लेकिन लगातार चलता है, विन्स द रेस, वो रेस जीतता है। तो वास्तव में व्यक्ति तो वो एक ही है,
वो व्यक्ति एक ही है, इसलिए एक व्यक्ति है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस विन में एस लगेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगाने से ही वर्ब सिंगुलर बनेगी। इसलिए चेंज विन इनटू विंस, ये लॉजिक आपको समझना है। फिर देखते हैं कि फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश, कि मछली और चिप जो है मेरी फेवरेट डिश है। देखो एक बात है कि एक तो ये मछली है और दूसरी क्या है, ये चिप्स है। देखने को तो चीज दो हो गई, लेकिन ये सम्मिलित रूप से एक साथ खाई जाती है। जैसे दाल बाटी चूरमा, इनको एक साथ खाते हैं, तो ये चीज तो तीन हो गई, दाल बाटी एंड चूरमा, लेकिन चीज एक है। इनके इंग्रेडिएंट्स, इनके जो कंपोजिशन में तो तीन चीज आ रही है, लेकिन ये एक सम्मिलित विचार, एक सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, एक सिंगुलर आइडिया देता है। इसलिए फिश और चिप्स को अलग नहीं मान के एक ही डिश मानेंगे। इस कारण से यहाँ पे जो इज है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इसमें नो एरर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एग्जाम में इस इज की जगह वो आर करके देगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान देना है, इज की जगह वो आर करके देना है, तो आपको आर को गलत मानना है और ये इज बिल्कुल ठीक मानना है। इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स, अब क्या बोल रहा है, इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स, जब दो अगणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन क्या हुआ, जैसे वाटर है, मिल्क है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ते हैं। एंड इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर डिस्कस्ड, जब दो अलग अलग सब्जेक्ट का डिस्कशन किया जाता है, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड, तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे पोवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, तो पोवर्टी एक अलग चीज है और मिजरी एक अलग चीज है, दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है। पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी और मिजरी का मतलब होता है दुख, तो दुख और गरीबी कम टुगेदर, साथ साथ आते हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं मानना है कि गरीबी और दुख एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पे फिश एंड चिप्स तो एक ही चीज है, लेकिन पॉवर्टी एंड मिजरी दो अलग अलग चीज है, दोनों अनकाउंटेबल है। दो अलग अलग चीज हो गई तो ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। यदि इसमें ऐसे ऐसे लग जाता है तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। रूल 3 है, इफ द सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय एज वेल एज, कि जब कोई सब्जेक्ट करता जुड़ता है एज वेल एज से, विद से, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इन सब से जुड़ता है कोई सब्जेक्ट, या फिर रेदर देन, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, इन सब से कोई भी सब्जेक्ट। दोबारा देख लीजिए, इन शब्दों को याद भी कर लीजिए हिंदी में। एज वेल एज का मतलब साथ ही और, विद का मतलब साथ, अलोंग विद साथ, टुगेदर विद साथ, एंड नॉट और नहीं, इन एडिशन टू इसके अलावा, बट लेकिन, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, एक्सेप्ट इसके अतिरिक्त, रेदर देन इसके अलावा, अकम्पनीड बाय साथ, लाइक जैसे, अनलाइक ऐसे, नो लेस देन कम नहीं, नथिंग बट, इन सब से यदि कोई सब्जेक्ट जुड़ता है तब वर्ब विल अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट से वो वर्ब है वो अग्री करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम एज वेल एज दे गो टुगेदर, राम और साथ में वो जाते हैं वहां। राम एज वेल एज दे गो टुगेदर, राम और साथ में वे वहां जाते हैं। अब इसमें दे के हिसाब से तो देखो ये गो बिल्कुल सही लग रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है और दे भी प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये जो रियल जो सब्जेक्ट है वो क्या है, राम है, क्योंकि एज वेल एज है और विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद, इन सब ये यहाँ पे इस पोजीशन पे यदि आते हैं तो इसका पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से ये वर्ब आने चाहिए, न कि इसके निकटतम सब्जेक्ट के हिसाब से। तो एज वेल एज से पहले राम है तो राम के हिसाब से क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आना चाहिए, तो गो नहीं आके इसमें गो जाएगा, क्योंकि एज वेल एज से पहले राम है जो सिंगुलर है। और इस चीज को और आगे देखते हैं किस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। तो देखिए यहाँ पे पेरेंट्स तो प्लूरल है, लेकिन फिर भी इस क्यों आ रहा है, क्योंकि रियल सब्जेक्ट ढूंढना है कि एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होता है वो रियल सब्जेक्ट होता है। तो
तो राम रियल सब्जेक्ट है, तो राम के हिसाब से इज आ रहा है, न कि पेरेंट्स के हिसाब से इज आ रहा है। तो राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, तो राम और साथ में उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं। द कैप्टन, ये जो सब्जेक्ट एक है, अलोंग विद जोड़ने वाला है, और द सेलर्स दूसरा सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट है इसमें। तो ध्यान देना है कि अब ये डिसाइड कौन करेगा कि द कैप्टन के हिसाब से वर्ब आएगी कि या फिर ये द सेलर्स के हिसाब से वर्ब आएगी। तो रूल क्या कहता है कि अलोंग विद से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब आनी चाहिए, और अलोंग विद से पहले द कैप्टन है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी यहाँ पे वॉज सिंगुलर आई है। तो द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वॉज ड्रॉन, तो कैप्टन अपने सेलर्स के सहित डूब गया। तो कभी इसमें सेलर्स देख के वर नहीं करना है, हमेशा आपको क्या करना है, वॉज ही करना है। तीसरा है कि माय फादर, एक सब्जेक्ट, और ये अनलाइक से जुड़ रहा है माय अंकल। तो दो सब्जेक्ट हो गए इसमें, एक तो क्या माय फादर, दूसरा सब्जेक्ट क्या हुआ माय अंकल्स। दो सब्जेक्ट है, रियल में ये जो वर्ब आ रही है तो ये वर्ब माय फादर के हिसाब से आएगी कि माय अंकल्स के हिसाब से आएगी। तो अनलाइक से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। माय फादर के हिसाब से इज यहाँ पे आएगी। माय फादर अनलाइक माय अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों ही क्या है, स्ट्रिक्ट हैं। या फिर इसको कुछ ऐसे देख सकते हैं कि अनलाइक क्या है, एक ज्वाइनिंग वर्ड्स है, तो इसमें इसके पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है उस हिसाब से क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो यहाँ पे माय फादर के हिसाब से इज एप्रोप्रिएट वर्ब है, बिल्कुल सही वर्ब है। आगे देखते हैं कि रूल है कि इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड, कि कोई आर्टिकल, अब आर्टिकल का मतलब आप क्या जानते हैं, ए एंड द, ये आर्टिकल होता है, ठीक है। इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड, कि किसी आर्टिकल को रखा जाता है जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले, इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि द पर्सन और थिंग इज द सेम फॉर विच टू नाउन्स आर यूज्ड, हेंस सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। सिंपल शब्दों में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यदि किसी सेंटेंस में एक आर्टिकल है और उसके बाद में सब्जेक्ट नंबर 1 आ गया और फिर सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया, तो एक आर्टिकल होने पे वर्ब भी एक ही आएगी, मतलब सिंगुलर आएगी। और यदि दो आर्टिकल किसी सेंटेंस में आ गए तो वर्ब उसमें कैसी आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। दोबारा सुनो कि एक आर्टिकल है किसी सेंटेंस में तो सिंगुलर वर्ब, और दो आर्टिकल यदि किसी सेंटेंस में है तो प्लूरल वर्ब। बार बार इस चीज को ध्यान दो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंस में एक आर्टिकल तो सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस में दो आर्टिकल तो प्लूरल वर्ब। कैसे होता है देखते हैं इस बात को, कि जैसे ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बाउट बाय हर, कि ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर, कि एक काला सफेद गाउन, एक काला सफेद गाउन वाज बॉट खरीदा गया बाय हर, उसके द्वारा। ध्यान दो, गाउन तो एक ही है लेकिन उसका रंग क्या है, काला और सफेद है। एक ही गाउन है लेकिन उसका रंग क्या है, काला सफेद। तो चीज तो एक ही, इसलिए इसमें एक ही आर्टिकल आया है। तो चीज एक है तो एक आर्टिकल, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर, तो वाज की जगह वर नहीं आएगी। नियम क्या कहता है, सेंटेंस में एक आर्टिकल तो सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस में दो आर्टिकल तो प्लूरल वर्ब। यहाँ एक ही आर्टिकल आया तो सिंगुलर वर्ब। चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर, चर्चिल क्या है, एक महान ओरेटर है। ओरेटर का मतलब क्या होता है, स्पीकर, वक्ता, भाषण देने वाला। तो चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर, एक बहुत ही महान वक्ता है, एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, और अपने समय का एक महान राजनीतिज्ञ था। तो एक चीज पे ध्यान देना है कि इसमें गलती क्या हो गई। देखो चर्चिल जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो चर्चिल तो एक ही व्यक्ति है लेकिन उसमें दो गुण थे, एक तो महान ओरेटर थे, महान क्या थे, वक्ता थे, भाषण देने वाले थे, और दूसरा गुण क्या है, एक ग्रेट पॉलिटिशियन थे। क्या थे, ग्रेट पॉलिटिशियन थे। तो एक आदमी में दो गुण है लेकिन आदमी तो एक ही है ना, तो एक आदमी होने के कारण इसमें एक बार ही ए आएगा, दो बार ए नहीं आएगा, क्योंकि नियम क्या कहता है, एक आदमी एक आर्टिकल सिंगुलर वर्ब, दो आदमी
दो आर्टिकल प्लूरल वर्ब। तो चर्चिल एक ही है तो ए केवल एक ही बार आएगा यहां पे, और इस ए को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि चर्चिल एक है, एक आदमी हो गया तो एक आर्टिकल, दो आदमी दो आर्टिकल, एक आर्टिकल सिंगुलर वर्ब और दो आर्टिकल प्लूरल वर्ब। देखो, चर्चिल वॉज ए ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि चर्चिल एक आदमी है, इसलिए इसमें ए एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? एक आदमी एक आर्टिकल सिंगुलर वर्ब, दो आदमी दो आर्टिकल प्लूरल वर्ब। फिर आगे चलते हैं। बट इफ एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एवरी सब्जेक्ट इट रेफर्स टू डिफरेंट पीपल थिंग, कि यदि आर्टिकल जो है वो हर सब्जेक्ट से पहले यूज हो रहा है, इट रेफर्स टू डिफरेंट पीपल थिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक से ज्यादा लोग या चीज हैं, हेंस इसलिए प्लूरल वर्ब विल बी यूज। तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट दो हो गए, एक से ज्यादा लोग हो गए, प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल क्या है कि द डायरेक्टर, देखो द एक बार आए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर हैव कम आ चुके हैं। ध्यान देना, बार बार मैं बोलता हूं, एक बात ध्यान देना है, क्या? एक आर्टिकल एक आदमी सिंगुलर वर्ब, दो आर्टिकल दो आदमी प्लूरल वर्ब। तो यहां पे एक आर्टिकल द, दूसरा आर्टिकल फिर आ गया द, तो दो आर्टिकल हो गया, मतलब दो व्यक्ति, तो प्लूरल वर्ब बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब ध्यान देंगे, द डायरेक्टर, एक तो डायरेक्टर महोदय है, एंड द प्रोड्यूसर, और दूसरे क्या है? प्रोड्यूसर है। हैव कम, वो आ चुके हैं। यहाँ पे हैज नहीं आएगा क्योंकि दो है, इसलिए हैव भी बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपने हैज लिख दिया तो गलत माना जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? एक आर्टिकल एक आदमी सिंगुलर वर्ब, दो आर्टिकल दो आदमी प्लूरल वर्ब। अब आगे चलते हैं। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट, क्या कह रहा है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हो, किससे? नाइदर नोर, न तो ना, आइदर और या तो या, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि भी, नोर नहीं, और अथवा, नॉन बट नहीं लेकिन, इनसे यदि दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हो, द वर्ब विल एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है? अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। इसमें होता क्या है कि जैसे एक सब्जेक्ट जो है नाइदर से पहले, नाइदर के पास आएगा, दूसरा नोर के बाद आएगा। एक सब्जेक्ट देखो इस जगह आ जाएगा नाइदर के बाद, एक सब्जेक्ट नोर के बाद आ जाएगा, और यहां पे जो वर्ब आएगी, यहां पे जो वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो जब दो सब्जेक्ट नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नोर और नॉट बट से जुड़े हो, तो नजदीकतम दो सब्जेक्ट है, जो वर्ब के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। देखते हैं कैसे। जैसे नाइदर राम नोर श्याम हैज कम, तो न तो राम और न ही श्याम आई है। तो ध्यान दो कि नाइदर और नोर, इनसे दो सब्जेक्ट जुड़ रहे, एक राम है और दूसरा श्याम है, तो श्याम के हिसाब से ये हैज बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ये जो वर्ब है, यहाँ की ये वर्ब, ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, इसके नजदीकतम यही सब्जेक्ट, तो श्याम सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मानो दे होता इस राम की जगह, क्या होता? दे होता, तो भी इसमें हैज ही आता, क्योंकि निकटतम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है। लेकिन यहाँ पे इस जगह यदि दे होता तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता? हैव आ जाता। यहाँ पे क्या आ जाता? हैव आ जाता, क्योंकि निकटतम सब्जेक्ट दे है तो दे के हिसाब से क्या आ जाता? प्लूरल आ जाता। अब इस बात को और देखते हैं कि आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, कि या तो उसके या तो राम या फिर उसके दोस्त आ गए। तो ध्यान दो, इसमें दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, राम और हिज फ्रेंड्स, राम और हिज फ्रेंड। अब ये जो वर्ब लग रही है किस हिसाब से लगाऊं? राम के हिसाब से तो इसमें हैज आएगा, और हिज फ्रेंड्स के हिसाब से इसमें हैव आएगा। नियम क्या कहता है कि और के बाद में, और के बाद में क्या दे रखा है? हिज फ्रेंड्स। या फिर देखें, इस वर्ब से पहले जो निकटतम सब्जेक्ट है वो क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स प्लूरल है, इस कारण से हैव बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम में ये हैज करके देगा तो उसको आपको गलत मानना है। तीसरा सेंटेंस, हैज राम और श्याम कम, क्या राम और श्याम आ चुके हैं? तो ध्यान दो, यहां पे दो सब्जेक्ट है, राम और श्याम, इनको दो नहीं मानना है, ये और से जुड़े हुए हैं, इस कारण से
जो और के बाद वाला सब्जेक्ट होता है या फिर वर्ब से जस्ट निकटतम पहले वाला सब्जेक्ट होता है, उसके हिसाब से वर्ब आएगी। तो श्याम सिंगुलर है, तो श्याम के हिसाब से यहाँ पे कम बिल्कुल उचित आया है। इस बात को और आगे देखते हैं। रूल नंबर 6 की तरफ जाते हैं कि नाइदर ऑफ मीन्स, कि नाइदर ऑफ का मतलब होता है नॉट आइदर ऑफ द टू थिंग्स और पीपल, कि दोनों चीजों में, दोनों व्यक्तियों में से कोई भी नहीं। नाइदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ द जजेस ऑफ द डिवीजन बेंच न्यू अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस। अब ये सेंटेंस देखो, इस बात पे ध्यान देते हैं कि नाइदर ऑफ द जजेस। एक बात बताओ कि इसमें वर्ब कौन सी है? इसमें क्या है? वर्ब कौन सी है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो नाइदर ऑफ द जजेस का मतलब क्या निकला? यहां से बात को शुरू करो कि उन दो जजेस में से कोई भी नहीं। तो नाइदर ऑफ द जजेस ऑफ द डिवीजन बेंच न्यू अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि दो जजों में से, उस बेंच के दो जजों में से किसी को भी इस फैक्ट के बारे में, सच्चाई के बारे में पता नहीं था। बिल्कुल ये करेक्ट सेंटेंस है। अब नन ऑफ का मतलब क्या होता है? कि नन ऑफ मीन्स, नन ऑफ का मतलब क्या होता है? नॉट वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ थिंग्स और पीपल, की वस्तुएं या फिर लोगों में से कोई भी नहीं, यानी दो से ज्यादा में से कोई नहीं। बताया था मैंने आपको कि नाइदर ऑफ का मतलब दो में से कोई नहीं, लेकिन नन ऑफ का मतलब दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं। जैसे नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, कि उसके चारों बेटों में से कोई भी नहीं लुक्ड आफ्टर हिम, उसका देखभाल करता है। तो उसके 4 बेटों में से कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता है। तो यहां सपोज यहां पे वो प्रेजेंट टेंस यूज करता, क्या करता? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस यूज करता, तो आप ये सोच के बताओ कि नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, तो इस सेंटेंस के अंदर नाइदर ऑफ द 4 सन्स में यदि वो एस लगा देता है, यहां पे क्या लगा देता है? एस लगा देता है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। और यहां पे यदि वो एस हटा देता है तो वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बात पे गौर करो। नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स का मतलब क्या निकला? कि 4 बेटों में से कोई भी नहीं। तो है तो ये सिंगुलर ट्रीट कर रहा है, 4 बेटों की बात नहीं हो रही, चारों में से कोई नहीं, सिंगुलर ट्रीट कर रहा है। इस कारण से यहां पे लुक में एस आना बिल्कुल सही है। लुक में एस आना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिंगुलर हो गया तो लुक में एस लगाने से वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। और गलत कैसे हो जाएगी? यदि एस को हटा दो तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स का मतलब क्या हुआ? चारों में से कोई भी नहीं। आप इसको यदि सन्स को प्लूरल मान लेते हैं तो इसको आप प्लूरल वर्ब को सही मान लोगे। असलियत में सन्स के हिसाब से लुक ठीक नहीं आ रहा। असलियत में क्या है कि सन्स को रियल सब्जेक्ट नहीं मानना हमें। क्या नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स का मतलब क्या हुआ? इसके चारों बेटों में से कोई नहीं, इसको सिंगुलर मानना है। तो सिंगुलर मानने के लिए इसमें एस लगाना पड़ेगा, इसमें एस लग रहा नहीं है, इस कारण से इनकरेक्ट है। नीचे वाला सेंटेंस जो देखो कि नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक आफ्टर हिम, क्या ये सेंटेंस ठीक है? ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? कि नन ऑफ हिज 4 सन्स, उसके 4 बेटों में से कोई नहीं। ठीक है, 4 बेटों में से कोई नहीं। तो यहां पे जो सन्स है ये एक से ज्यादा है, मतलब 4 है। और नन किसके लिए आता है? नन आता है हमेशा एक से ज्यादा में से कोई नहीं। तो है तो कुल मिला के एक ही बात, वो विशेषकर जो फोकस कर रहा है एक पे। नन को हम देखें तो नन का मतलब क्या होता है? नो वन। नन का मतलब क्या होता है? नो वन। तो वन इसके अंदर छुपा हुआ है। इस वन के हिसाब से लुक सिंगुलर आनी चाहिए। नन एक सिंगुलर होता है तो इसके हिसाब से सिंगुलर आएगी लुक, और लुक में हमेशा क्या लगेगा? एस लगेगा। क्या लगेगा? एस लगेगा, तब ये सिंगुलर बन पाएगी। अब उसके बाद क्या है? आइदर ऑफ मीन्स वन ऑफ द टू थिंग्स और पीपल। और आइदर ऑफ का मतलब क्या बताया था? कि दो में से एक। निष्कर्ष क्या निकला? कि जब मैं लिखूं आइदर ऑफ तो इसका मतलब दो में से एक, और नाइदर ऑफ का मतलब दो में से कोई नहीं, और नन ऑफ का मतलब दो से ज्यादा में से कोई नहीं। ये है। आगे चलते हैं। अब इस बात को हम देखते हैं
कि कुछ सेंटेंस करके देखते हैं कि आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, कि आइदर ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट, कि 5 मेंबर में से कोई एक फॉल्ट पर है। तो आपको ध्यान देना है इस बात पे कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, कि 1 ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो देखो असलियत में ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला ये भी करेक्ट है। क्यों है? आइदर बताता है दो में से एक, दो से, अभी आइदर वर्ड है तो आइदर के कारण इसमें क्या आया? इज आया। और ये क्या वन है तो वन के कारण क्या आया? इज आया। इस तरीके से देख सकते हैं। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे देखें कि यदि सपोज इसको इनकरेक्ट बनाना है, क्या करना है? इनकरेक्ट बनाना है। एक चीज आपको ध्यान देना है, मैंने आपको अक्सर क्या बताया है कि आइदर जब आएगा तो ये दो के लिए आता है, दो में से कोई एक, और वन या फिर नन ये किसके लिए आता है? दो से ज्यादा के लिए, जैसे 3 4 5। तो ऊपर वाला गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये 5 मेंबर्स है, तो 5 मेंबर्स मतलब ये वाली कैटेगरी आएगी, तो इसमें नन आएगा या फिर इसमें वन आएगा। तो आइदर तो तब आता है, यहाँ पे क्या आता है? 2 आता, तो 2 के लिए तो क्या आता है? आइदर। और इसमें क्या है? 2 से ज्यादा है, इसमें क्या है? 2 से ज्यादा है, 5 है तो इसमें आइदर ये नहीं आ सकता। अब ये नीचे वाला जो है इसमें 5 मेंबर्स, कितने? 5 मेंबर्स, तो 5 के लिए इसमें क्या आएगा? 1। इसमें नन भी आता है, नन भी आ सकता है, नन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, या फिर 1 ऑफ द 5 मेंबर्स इज फॉल्ट। और गहराई में देखें तो इसको जब हिंदी में बात करें तो क्या पता चलता है कि 1 ऑफ द 5 मेंबर्स, 5 मेंबर में से एक फॉल्ट में है, तो एक ही, इस कारण चीज बिल्कुल करेक्ट है। और ये इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि 5 आ गया, 5 के लिए कभी भी आइदर नहीं आता, इसमें क्या आता है? इसमें हमेशा नन या फिर 1 ऑफ द ऐसे करके आ सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि आइदर ऑफ द ट्विंस विल बी मेड द ट्रस्टी, ये करेक्ट सेंटेंस है। अब ट्विंस का मतलब क्या होता है? जुड़वा, ये होते हैं दो, ये क्या होते हैं? दो। तो आइदर हमेशा दो के लिए आता है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि आइदर ऑफ द ट्विंस विल बी मेड द ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? कि जो ट्रस्ट होता है उसका जो हेड, तो दोनों जुड़वा बच्चों में से किसी को एक को ट्रस्ट का हेड बनाया जा सकता है, उनको बनाया जाएगा। तो दो के लिए आइदर आता है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आ जाता है यदि नन तो गलत हो जाता है, नन 2 से ज्यादा के लिए आता है, एनी वन भी 2 से ज्यादा के लिए आता है। अब देखिए नोट, कि नॉट इज नॉट यूज्ड विद बोथ, बोथ के साथ कभी नोट नहीं आता। फॉर दिस पर्पस नाइदर ऑफ इज यूज्ड, तो नाइदर ऑफ का यूज किया जाता है, कभी भी नॉट और बोथ दोनों साथ नहीं आते। जैसे बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, इन दोनों ने एग्जाम नहीं दिया, कहना तो ये चाहता है, ठीक है। तो लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। बेटर क्या रहेगा कि नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, उन दोनों में से किसी ने भी एग्जाम नहीं दिया। ये बात भी आपको ध्यान देनी है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ताकि आपकी ग्रामर और सुधरे। आगे चलते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, कि सर्टेन नाउन्स, कुछ नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, दिखने में प्लूरल लगती है, बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन वास्तव में उनका अर्थ सिंगुलर होता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारी आदत पड़ी हुई कि यदि हम किसी नाउन्स के एंड में एस देख लेते हैं तो उसको प्लूरल मानते हैं। मैंने ऐसे लिखा कैट्स, तो कैट्स में एस देख लिया तो वास्तव में प्लूरल है। मैंने ऐसे लिखा जैसे बुक्स, तो बुक्स में यदि आपने एस देख लिया तो क्या बोलोगे? प्लूरल है। तो ये बात बहुत सही है कि जब किसी नाउन के एंड में एस आता है तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन ये बात हमेशा ठीक नहीं होती। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके एंड में एस या ई एस होता है, लेकिन वास्तव में वो प्लूरल नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, ये भ्रम करने वाली स्थिति हो जाती है। तो सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल्स इन द फॉर्म, कुछ नाउन फॉर्म में प्लूरल होती है बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होती है। तो जब मीनिंग में सिंगुलर है तो हमेशा क्या आएगी? उनके बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंपल कहने का मतलब। हैंस दे टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए उनके बाद में क्या है? सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये दिखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में ये क्या है? सिंगुलर है। जैसे नेम लिस्ट नेम ऑफ डिजीज, अब कौन कौन से ऐसे नाम है जो हमें ध्यान में रखते हैं जो दिखने में प्लूरल लेकिन वास्तव में सिंगुलर है? नेम ऑफ द डिजीज, बीमारियों के नाम। जैसे मिजल्स है, इसका मतलब क्या होता है? खसरा, ऐस लग रहा है इसमें लेकिन बीमारी एक ही है। मम्स, ये क्या है? एक बीमारी है लेकिन इसमें ऐस लग रहा है लेकिन ये भी सिंगुलर है। रिकेट्स, सूखा रोग, ये ऐस लग रहा है लेकिन बीमारी एक ही है। सिंगल्स, दांत खाज खुजली टाइप की, ये भी क्या है? बीमारी है लेकिन एक ही है, ये इसमें ऐस लग रहा है। तो नेम्स लिस्ट, अब दूसरे नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे गेम्स के नेम है, जैसे बिलियार्ड्स है, तो बिलियार्ड्स में ऐसा लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर ही नाउन है। डार्ट्स है, ड्रॉट्स है, ये सभी क्या है? लग रहा है ऐसा लेकिन इसके आखिरी में क्या है? ये आखिरी में एस लगने के बावजूद भी ये सिंगुलर नाउन है।
नेम ऑफ कंट्रीज, अब कुछ कंट्रीज के नाम है जिनमें एस लगा रहता है लेकिन ये सिंगुलर कंट्री है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट में एस लग रहा है लेकिन देश तो एक ही है ना, अमेरिका, वो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, देश एक ही है वो। तो वेस्ट इंडीज, तो आखिरी में एस लग रहा है लेकिन ये देश एक ही है। अब देखिए नेम ऑफ बुक्स, कुछ किताबों के नाम जिनके एंड में एस लगा रहता है लेकिन ये किताबें क्या एक ही है। द अरेबियन नाइट्स, ये किताब है, बहुत ही ज्यादा फेमस किताब है और इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो ये अरेबियन नाइट्स किताब का नाम है, एस लग रहा है लेकिन किताब एक ही है। थ्री मस्कीटर्स, ये किताब का नाम है जिसमें एस लग रहा है लेकिन ये क्या है, एक ही किताब है। नेम, और साथ में जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट इनके एंड में एस और यस लगा रहता है लेकिन वो एक ही चीज है। जैसे फिजिक्स है, एस लग रहा है लेकिन एक ही चीज है। इकोनॉमिक्स है और सिविक्स है, स्टैटिक्स है, पॉलिटिक्स है, लिंग्विस्ट्स है, भाषा विज्ञान से संबंधित, एस लगा है इन सब में जितने भी नाम लिए लेकिन चीज एक ही है। जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे थ्री इडियट्स इज लगाऊं कि आर लगाऊं, थ्री इडियट्स आर इज एन इंटरेस्टिंग या बेस्ट मूवी, ऐसे बोल देता हूं मैं, ठीक है। तो एक बात बताओ कि ये सेंटेंस में इज आएगा, कहाँ आएगा, कि थ्री इडियट एक बहुत अच्छी मूवी है, इसमें वास्तव में इजी आएगा। आप गौर करें तो थ्री इडियट्स, तीन मूर्ख, तो क्या ये प्लूरल थोड़ी हो गया। इस मूवी का नाम थ्री इडियट्स है तो नाम में क्या रखा है, वास्तव में चीज तो एक ही है ना। इस कारण से आपको क्या है, इजी लगाना, आर नहीं लगाना। थ्री इडियट्स आर नहीं आएगा, थ्री इडियट्स इजी आएगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में एस लगा रहता है लेकिन वो भ्रम उत्पन्न करते हैं, लेकिन वास्तव में उनको एक ही मानना है और वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस एस को देख के आप इसको ऐसा थोड़ी मानोगे कि अनेक मैथमेटिक्स हो गए। अरे मैथमेटिक्स जो गणित है वो एक ब्रांच है साइंस की और एक ही चीज है, इसलिए इसमें इस बिल्कुल करेक्ट है, आर लगाते गलत हो जाएगा। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो है ये क्या है, राजनीति विज्ञान, इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो पॉलिटिक्स मेरी बस की बात नहीं है, नॉट कप ऑफ टी, इसका मतलब एक फ्रेज है इंग्लिश का, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इज आएगा, एक चीज है। लेकिन इसमें खास बात, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन, वो ध्यान देना है, क्योंकि स्टैटिक्स मींस डेटा, कि वैसे स्टैटिक्स का मतलब तो क्या होता है, सांख्यिकी जो सब्जेक्ट होता है स्टैटिक्स, लेकिन इसका मतलब देखो, इसका मतलब सब्जेक्ट जब होता है स्टैटिक्स का तो आप क्या लगाओगे, सिंगुलर हो। लेकिन यदि इसमें स्टैटिक्स का मतलब डेटा हो, क्या मतलब, डेटा या सूचना हो, और मैथमेटिक्स का मतलब क्या हो, कैलकुलेशन हो। स्टैटिक्स का मतलब सब्जेक्ट न हो के डेटा हो, और मैथमेटिक्स का मतलब सब्जेक्ट न हो के कैलकुलेशन गणना हो, और पॉलिटिक्स का मतलब यदि सब्जेक्ट न हो के पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक कोई विचार हो, तो उस समय प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। इस बात को गौर करो, स्टैटिक्स सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, और पॉलिटिक्स सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब। लेकिन स्टैटिक्स का मतलब डेटा हो, मैथमेटिक्स का मतलब हो क्या, कैलकुलेशन, और पॉलिटिक्स का मतलब राजनीतिक यदि विचार हो, तो उस केस में ये फिर सब्जेक्ट नहीं रहते और वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, की स्टैटिक्स हैव रिवील्ड, मतलब यह स्टैटिक्स का मतलब आप क्या मानो, डेटा, क्या मानो, डेटा, कि स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि स्टैटिक्स डेटा ने उजागर किया है, हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स, बहुत सारे घोटाले, इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उनके अंदर घोटालों को जो हुए हैं उनको उजागर किसने किया, डेटा ने किया। तो स्टैटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, स्टैटिक्स का मतलब यह डेटा है। जब स्टैटिक्स का मतलब यह डेटा है तो यहाँ पे हैव आना बिल्कुल सही है। लेकिन स्टैटिक्स यदि सब्जेक्ट होता है तो आप हमेशा क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब। जैसे स्टैटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, स्टैटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो स्टैटिक्स मेरा फेवरेट क्या है, सब्जेक्ट है, स्टैटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में बात करें तो यहाँ पे इज है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक्स को सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे डेटा के रूप में यूज कर रहे हैं। इस कारण से हम क्या है, मानते हैं कि प्लूरल वर्ब यहाँ पे आएगी। तो निष्कर्ष से निकला कि मैथमेटिक्स और ये जो पॉलिटिक्स है, स्टैटिक्स है, इनको सब्जेक्ट रूप में यूज करें तो आएगा सिंगुलर वर्ब, अदरवाइज यूज करें तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब आगे चलते हैं। अगला नियम है कि यूजुअली वी मैच द वर्ब विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, बट दिस इज रॉन्ग, मैच द वर्ब विद द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अक्सर हमें एक बात बताई जाती है, फील होती है कि यूजुअली वी मैच द वर्ब विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट,
अक्सर जो वर्ब के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से हम वर्ब लगा देते हैं। ये अक्सर हम करते हैं और हमारा सही भी होता है, बट दिस इज रॉन्ग। लेकिन हमेशा ही सही नहीं होता, इसके अपवाद होते हैं। मैच द वर्ब, वर्ब को मैच करना है किससे? विद द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, इज हार्ड वर्किंग, मेहनती। भारत के लोग क्या है? मेहनती है। एक बात बताओ, इस इंडिया के हिसाब से तो इस बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्या वास्तव में ये करना चाहिए कि मेरे को कि इंडिया सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी मैं सिंगुलर कर दूं? क्या ऐसा करना चाहिए? गलत है। वास्तव में इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो इसके नियरेस्ट जो है वो नहीं है। इसका रियल सब्जेक्ट क्या है? प्रथम प्रीपोजिशन, या ऑफ क्या प्रीपोजिशन, फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट आता है वही रियल सब्जेक्ट है। तो इसमें रियल सब्जेक्ट पीपल, और पीपल के हिसाब से इज नहीं आएगा, आ आएगा। तो पीपल ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाए। तो नियरेस्ट को न देख के रियल सब्जेक्ट देखना, रियल सब्जेक्ट। हेलो, तो रियल जो सब्जेक्ट है वो क्या आएगा? प्रथम प्रीपोजिशन से पहले जो आ रहा है वो रियल सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इस बात को आगे देखते हैं किस तरीके से। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, एप्पल्स बहुत सारे हैं, लेकिन रियल सब्जेक्ट क्या है? एक मैं ट्रिक बताता हूं बड़ी सिंपल। एक तो ये एप्पल्स है और दूसरा है द क्वालिटी, दो चीज इसमें दे रखी है। अब आप कंफ्यूज हो, एप्पल्स के हिसाब से तो इसमें आर आना चाहिए, और द क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके हिसाब से इसमें इज आना चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो क्या लगाए, तो बड़ा सिंपल है। फर्स्ट प्रीपोजिशन के बाद जो फर्स्ट प्रीपोजिशन जो पहले जो नाउन आएगा, सब्जेक्ट है, उससे वर्ब लगा दो। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ से पहले तो क्वालिटी आ रहा है, क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, यह हमेशा सिंगुलर होती है, इस हिसाब से इज बिल्कुल करेक्ट है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, कि एप्पल्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। दूसरा सेंटेंस कि ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गल्टी। अब देखो, पेरेंट्स के हिसाब से तो क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। लेकिन रियल में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही है। और इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे तो दूसरा तरीका बताता हूं कि एंड नोट से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों, एज वेल एज वगैरह से दो सब्जेक्ट जुड़े हो, तो प्रथम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा। प्रथम सब्जेक्ट ही है और ही के हिसाब से क्या आ जाएगा? इज। तो रियल सब्जेक्ट इसमें ही है, न कि पेरेंट्स। द अपील ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स की अपील, विक्टिम्स क्या होते हैं? जो प्रताड़ित होते हैं। और अपील का मतलब क्या होती है? अपील। द अपील ऑफ द विक्टिम्स, प्रताड़ितों की जो अपील है, और द ट्रांसफर ऑफ द केसेस, कि केस को ट्रांसफर करने की जो उनकी अपील है, रिलेटेड टू रूट्स, तो उन दंगे हुए उनके संबंध में, टू सम अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स के अंदर, हैज बीन एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो कुछ विक्टिम्स थे, कुछ जो प्रताड़ित थे, अपील की कि उनके जो दंगे फसाद हुए हैं तो उनकी जो रिपोर्ट है वो दूसरी स्टेट में उसको ट्रांसफर किया जाए, तो उसको स्वीकार कर लिया गया है। अब इसमें बड़ा कंफ्यूज हो गया कि एक तो द अपील है, दूसरा द विक्टिम्स है, और ये केसेस है, और ये राइट्स है, और इसमें स्टेट्स है, इतने सारे सब्जेक्ट आ गए। तो अब ये आखिर में वर्ब तो मेरे को यहां पे मिली है, उससे पहले तो बस ये सेंटेंस है। तो एक बात बताओ, अपील के हिसाब से ये सही है, रियल सब्जेक्ट क्या है? अपील है कि विक्टिम है कि केसेस है कि राइट्स? असलियत में फर्स्ट जो प्रीपोजिशन होता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। तो ऑफ फर्स्ट प्रीपोजिशन है, और इससे पहले क्या आ रहा है? द अपील आ रहा है, और अपील में कोई ऐसी नहीं लग रहा है, ये सिंगुलर है। तो द अपील फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ से पहले आ रहा है, ये रियल सब्जेक्ट है। द अपील के हिसाब से हैज बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। न तो विक्टिम के हिसाब से हैव करेंगे, और न केसेस के हिसाब से हैव करेंगे, न राइट्स के हिसाब से हैव करेंगे। तो निष्कर्ष ये निकला, फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले आप देख लो जो वर्ड आए वही क्या कहलाएगा? रियल सब्जेक्ट। आगे चलते हैं। रूल नंबर 9, कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। कि जो कलेक्टिव नाउन होती है कि वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, काउज के हिसाब से लगाओ तो आ रहेगा,
लेकिन वास्तव में इसका रियल सब्जेक्ट क्या है? प्रथम प्रिपोजिशन से पहले जो वर्ड आता है वही रियल सब्जेक्ट है। तो द हर्ड का मतलब क्या होता है? झुंड। द हर्ड ऑफ काउस, गायों का झुंड, इज ग्रेजिंग, चर रहा है। तो इसमें क्या है? रियल में जो हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन मान लो, उस हिसाब से इज आ रहा है क्योंकि एक वचन है। या फिर ऐसा मान लो कि ऑफ जो है ये प्रथम प्रिपोजिशन, इससे पहले जो शब्द आएगा उसके वर्ब आएगा। हर्ड में ऐसी नहीं लग रहा है, ये सिंगुलर है, झुंड, इस कारण से इज बिल्कुल ठीक आएगा। द हर्ड ऑफ काउस, गायों का झुंड, इज ग्रेजिंग, चल रहा है इन द फील्ड, फील्ड में। दूसरा है द कमिटी हैज यूनिमाउसली टेकन इट्स डिसीजन। यूनिमाउसली का मतलब क्या होता है? एक मत से। कि कमिटी का मतलब समिति, समिति ने एक मत से डिसीजन ले लिया है। तो कमिटी क्या है? कई सदस्यों का एक संघ है, इसमें कई मेंबर्स होते हैं, लेकिन है तो कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन आ गया, इस कारण से इसमें क्या आएगा? हैज आएगा। कमिटीज नहीं है, एक ही कमिटी, इसलिए हैज आएगा। इफ देयर इज ए डिवीजन अमंग द मेंबर ऑफ द कलेक्टिव नाउन, क्या कह रहा है? इफ देयर इज ए डिवीजन, यदि मतभेद हो, अमंग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के अंदर कई मेंबर होते हैं, यदि उनके अंदर मतभेद होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, सहमति नहीं है, और वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन, या फिर हम अलग अलग उस कलेक्टिव नाउन के मेंबर जो होते हैं सेपरेटली, उनको सेपरेट दिखाना चाहते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग दिखाना चाहते हैं, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन इज यूज्ड। तो प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल प्रोनाउन आएगी। कैसे? कि द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो द जूरी वैसे तो एक क्या है? द जूरी का मतलब क्या होता है? जजों का समूह। इसमें कई जज होते हैं, इसमें क्या होते हैं? कई जज होते हैं, लेकिन वास्तव में जूरी के साथ इज आता है। क्या आता है? इज आता है। इज कब आता है? जब जूरी कोई फैसला दे और उस फैसले में सारे सहमत हो, तब तो आता है इज। तो कलेक्टिव नाउन में जब सारे मेंबर सहमत हो, शांति हो, कोई झगड़ा नहीं हो, तब तो आता है उसमें कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स को हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं, उनमें झगड़ा है, मतभेद है, उस केस में उस कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, और ये आर प्लूरल वर्ब है। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो जूरी है वो अपनी ओपिनियन, अपनी राय में बट गए। तो इस डिवाइडेड वर्ड से पता चल गया कि आपसी मतभेद है, और यहाँ पे देखो प्लूरल ये प्रोनाउन आ गया। तो यदि जूरी में मतभेद नहीं होता तो मैं इज लगाता, लेकिन डिवाइडेड से पता चला मतभेद हो गया, इस कारण इसमें क्या आएगा? आर आएगा, इज नहीं आएगा। और देखिए द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो ऑडियंस है, उन्होंने सीट ग्रहण कर लिया है। ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक गण, वैसे तो सिंगुलर माना जाता है, लेकिन ये सीट्स का मतलब अनेक सीट। अब दर्शक भी अनेक है, इस सीट से क्या पता चला कि अलग अलग लोगों का जिक्र कर रहा है। ऑडियंस वैसे है जाता ऑडियंस के साथ, लेकिन सीट से इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि इन ऑडियंस को अलग अलग सेपरेट शो करना चाहता है, इस कारण इसमें क्या आया? हैव आया। तो निष्कर्ष ये निकला कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स को अलग अलग शो करना हो, या उनमें झगड़ा हो, मतभेद हो, उनमें यूनिटी नहीं हो, तो उस केस में प्लूरल वर्ब का हमेशा यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, और ये नियम है आखिरी, रूल नंबर 10, कि द प्लूरल वर्ब विल ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब, प्लूरल नंबर विल ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल नाउन होता है तो हमेशा उसमें क्या प्लूरल वर्ब भी आएगी, कोई नई बात नहीं है, बच्चों की सी बात है। 100 बॉयज आर इन माई क्लास, कि 100 बॉयज जो हैं, 100 लड़के हैं मेरी क्लास में। 100 बॉयज हैं, प्लूरल है, एक से ज्यादा होती है प्लूरल हो जाती है, तो 100 है, इस कारण इसमें क्या आएगा? आर आएगा। नोट, लेकिन अब ध्यान देने की बात क्या है? इफ प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर कोर्डियल एडजेक्टिव 1 2 3 4, क्या कह रहा है? कि प्लूरल नाउन इज यूज्ड, जब प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर कार्डियल एडजेक्टिव्स। कार्डियल एडजेक्टिव क्या होते हैं? 1 2 3 4, ये कार्डियल एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनके बाद यदि प्लूरल नाउन आता है, एंड इफ प्लूरल नाउन डिनोट्स सर्टेन अमाउंट, यदि प्लूरल नाउन कोई निश्चित मात्रा, अमाउंट को, वेट वजन को, हाइट ऊंचाई को, पीरियड अवधि को यदि डिनोट कर रहा है, दिखने में तो प्लूरल नंबर है, लेकिन वो सर्टेन अमाउंट, निश्चित मात्रा, वेट वजन और हाइट ऊंचाई, पीरियड अवधि को शो कर रहा है, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड, तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट प्लूरल नंबर्स, जब प्लूरल नंबर्स का इस्तेमाल यूज्ड किया जाता है एज ए सिंगुलर यूनिट
एक सिंगुलर इकाई यूनिट के रूप में विल टेक ए सिंगुलर वर्ब आएगी। तो दिखने में तो वो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारी इसमें संख्या है, डिजिट बड़ी है, लेकिन वास्तव में वो एक ही चीज को डिनोट कर रही है, इसलिए इसमें क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, कि मेरी जेब में 100 रुपए है। तो 100 रुपीज अपने आप में एक नोट को डिनोट कर रहा है, इस कारण से इसमें इज आ रहा है, एक यूनिट को डिनोट कर रहा है, इसलिए इज आ रहा है, नहीं तो आ रहा था। 10 माइल्स, वैसे 10 माइल्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन इज क्यों आ रहा है? एक बात बताओ कि 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्ब में कोई एस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों चीज एक ही है, कि 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, कि 10 माइल्स पैदल चलने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ही लंबा डिस्टेंस है 10 मील चलने में। तो 10 माइल्स वैसे प्लूरल नजर आ रही है, लेकिन इसको एक यूनिट मान रहा है। यदि ये प्लूरल होता तो डिस्टेंसेस होता, तो इस कारण से इसमें क्या आएगा, इज आएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो निष्कर्ष ये निकला कि कुछ प्लूरल नंबर्स होते हैं, उनको देख के हमेशा ये नहीं सोचना है कि प्लूरल ही वर्ब आएगी। यदि वो यूनिट में बता रहे हैं, सिंगुलर यूनिट बता रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमने 10 रूल डिस्कस किए और अच्छी तरीके से हमने पढ़े। पहली बात तो ये है कि 10 रूल अभी और बाकी है, ठीक है, लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाता है, इस कारण से इसको 2 पार्ट में हम सोल्व करेंगे पूरी इसको। और साथ में एक और बात बताना चाहता हूं कि 10 रूल ये, अगले 10 रूल और दूसरी वीडियो में। ये जो 20 रूल हैं, इनके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरे आप वीडियो कहीं दूसरे आप चैनल पे देख लो, इतने रूल यदि कोई बता दे, इतनी गहराई में कोई समझा दे, तो हो ही नहीं सकता। तो आपको एक चीज का खास ध्यान ये देना है, इन दोनों वीडियोज को देखना है, और साथ में एमसीक्यूज आपको कराऊंगा, किसके, सब्जेक्ट वर्ब कन्वर्ट के, ताकि आपको कम से कम इस टॉपिक में एक भी नंबर नहीं कटे। और हमारी हमेशा से ये इच्छा होती है, हमेशा से ये टारगेट हमारा, कि जो स्टूडेंट एक बार हमसे जुड़ा है, जो इस चैनल पे आता है, वो बार बार इसको देखे और उसके मैक्सिमम मार्क्स आए। और एक बात का ध्यान देना है कि इस वीडियो को एक बार नहीं 2-4 बार देखना है, क्योंकि ये रूल कुछ गहरे हैं, कुछ डीप हैं। एक बार में हो सकता है थोड़ा सा आपको अटपटा लगे, लेकिन 2-3 बार आप देखोगे तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। बहुत रिसर्च करके, बहुत एक्सप्लेन करके इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, खुद भी इसका फायदा उठाइए, दूसरों को भी बताइए। थैंक यू।